नमस्कार। सच्चाई पर चर्चा पे आपका एक बार फिर स्वागत है और मैं हूं राधिका खेड़ा। आज सच्चाई पर चर्चा में हमारे बीच चर्चा करने के लिए जुड़े हैं टीवी जगत और फिल्म इंडस्ट्री के एक जाने माना चेहरा, एक ऐसा चेहरा जो न केवल पर्दे के ऊपर पर पर्दे के पीछे भी रियल लाइफ में भी एक हीरो है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुशांत सिंह जी की। सुशांत सिंह जी जो सावधान इंडिया के माध्यम से हम सबके एक बहुत ही चहीते स्टार हैं, लेकिन ना ही केवल वो सावधान इंडिया से हम लोगों के दिल में जगह बनाए हैं, किसान आंदोलन हो या कोरोना काल हो, लोगों के बीच उनकी सेवा करते जो दिखाई देते हैं, जो असली हीरो का काम करते हुए दिखाई देते हैं, उससे उन्होंने सच्चाई में हमारे दिलों में जगह बनाई है। सुशांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद राधिका, आपका और आपके तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और बात करने का मौका दिया। सुशांत जी, आप उत्तर प्रदेश में पैदा हुए, मुंबई में काम करते हैं और जहां तक मुझे पता है आपने अपनी स्कूलिंग कॉलेज अपना दिल्ली में किया। उत्तर प्रदेश फिर दिल्ली और अब काम करने के लिए मुंबई। ये सफर, क्या आप शुरुआत से ही एक एक्टर बनना चाहते थे या कुछ और करना चाहते थे? नहीं, ऐसा इतनी क्लैरिटी तो नहीं थी। ये तो सिर्फ आज की जनरेशन को होती है इतनी क्लैरिटी कि उन्हें पता होता है शुरू से क्या बनना है। हमारी जनरेशन में तो शायद आपको अनुभव होगा, आप तो मुझसे छोटी हैं, फिर भी बचपन में कुछ और होता है। कभी आपको रॉकेट साइंटिस्ट बनना होता है, कभी पायलट बनना होता है, कभी कुछ। तो ऐसे सपने बदलते गए और एक्टिंग का शौक था, क्यों था पता नहीं मुझे, जन्मजात रहा होगा। तो स्टेज पर हमेशा से रहा स्कूल के टाइम से ही, लेकिन कभी सोचा नहीं था एक्टर बनूंगा। सबसे बड़ा सपना एक था कि मैं फौज में जाना चाहता था, फाइटर पायलट बनना था, पर एनडीए के रिटन एग्जाम में मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया। तो वो सपना धरा का धरा रह गया। फिर दिल्ली आया ये सोचकर कि इंजीनियरिंग करूंगा, बिकॉज पिताजी जो है पीडब्ल्यूडी में जूनियर इंजीनियर थे उस वक्त। तो मुझे भी लगा इंजीनियर बन जाते हैं, तो लेकिन कंप्यूटर या रोबोटिक्स ऐसा कुछ करना था। आईआईटी की तैयारी के लिए दिल्ली आया तो दोस्तों ने कहा भाई कॉलेज में भी एडमिशन ले लेना, वरना एक साल कहीं वेस्ट ना हो जाए। तो क्यूरेमल कॉलेज में एडमिशन ले लिया, आईआईटी की तैयारी की, कोचिंग क्लासेस की, लेकिन समझ में आ गया था कि होगा नहीं, उतना मेरे बस का नहीं। तो और फिर क्यूरेमल कॉलेज में जो ड्रामेटिक सोसाइटी है वो बहुत ही अच्छी थी और अभी भी अच्छी है, द प्लेयर्स। तो वहां फिर से मैं नाटकों से जुड़ गया। तो आईआईटी का एग्जाम दिया पर हुआ नहीं, पता था नहीं होना था। और उस साल कॉलेज का एग्जाम भी नहीं दिया, तो क्योंकि फादर से वार्निंग मिल गई थी कि भैया तय कर लो क्या करना है, कॉलेज का एग्जाम देना है या आईआईटी। सो पिताजी ने वार्निंग दे दी थी कि भैया तय कर लो, कॉलेज का एग्जाम दोगे आईआईटी का तो क्या करते, आईआईटी का ही देंगे जी। तो वो एक साल वेस्ट हुआ, बट एक साल एक्स्ट्रा भी मिल गया कॉलेज में। फिर कॉलेज में नाटक वाटक चलता रहा। दोस्तों के थ्रू पता चला कि अब इब्राहिम अलगाजी नाम के एक शख्स है, तो उनका नाटक देखा। फिर पता चला कि वो अपनी एक एकेडमी शुरू कर रहे हैं, वहां पे अप्लाई कर दिया। किस्मत बहुत ही अच्छी थी कि मुझ जैसे नौसिखिए का भी वहाँ एडमिशन हो गया। और 92 अक्टूबर में द लिविंग थिएटर एकेडमी अलकाजी साहब ने शुरू की। 15 अक्टूबर की बात है, 92 15 अक्टूबर। वहां से जो सफर शुरू हुआ उनके साथ, तो उस दौरान समझ में आया कि मैं एक्टर बनने के लिए ही शायद जन्म हुआ है मेरा। और उन्होंने गाइड किया तो पता चल गया कि भाई एक्टर बनना है। तो बस वहां से फिर कोर्स खत्म हुआ 96 में और फिर मैं बॉम्बे आ गया। अब बार हमेशा कहा जाता है स्टार्स, जो भी सेलिब्रिटी होते हैं उन्हें स्टार्स कहा जाता है, और मैं हमेशा से ये सोचती थी उन्हें स्टार्स इसलिए कहते हैं क्योंकि वो हमारी पहुंच से दूर है, क्योंकि स्टार्स जैसे इतने दूर होते हैं तो इसीलिए सेलिब्रिटीज को स्टार्स कहा जाता है। लेकिन अच्छा, ओके। लेकिन हमने, ये मेरा मानना था बचपन से, लेकिन हमने ये चीज देखी, चाहे किसान आंदोलन था उस समय मैंने देखा, और अभी भी कोरोना काल में, कि आप लोगों के बीच में उतरे, लोगों का दर्द बांटा, लोगों के साथ काम किया। तो वो स्टार सेलिब्रिटी स्टेटस, क्योंकि चाहे आपकी पिक्चरें हो, सत्या हो, लेजेंड ऑफ भगत सिंह हो, चाहे जैसे मैंने कहा सावधान इंडिया, उस आपका हर घर में फैन है सावधान इंडिया के बाद, और एक बहुत ही जाना पहचाना चेहरा, फेमस चेहरा आप बन गए। तो उधर से लेकर अब लोगों के बीच में जाना, पर्दे के पीछे, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहां पे इतना पर्सनालिटीज को, फेमस चीजें, जैसे कहते हैं ना कि लोग फेमस नहीं होते ज्यादा, क्योंकि आप लोगों के बीच में काम कर रहे हैं ना, यहाँ पे कैमरा है जो आपको एक पब्लिसिटी मिल रही है, पर आप लोगों के बीच में उतरे, वहां कैमरे से इधर
आपको ऐसा क्या आया कि आप इधर आए? पता नहीं भाई, मैं राधिका क्यों क्यों गया मुझे नहीं पता। जहां तक बात सेलिब्रिटी और स्टारडम की है, तो मेरे ख्याल ज्यादातर लोग ऐसे होते होंगे, क्योंकि मैं अपने लिए तो मैं सेलिब्रिटी नहीं हूँ, फैमिली के लिए भी नहीं हूँ, अपने परिवार के लिए भी नहीं हूँ, माँ बाप बहन के लिए तो मैं सेलिब्रिटी नहीं हूँ। तो खुद भी मैंने ये कोशिश की, क्योंकि बड़े बड़े सुपरस्टार्स का हश्र भी देखा है हम सब ने। ये तो आनी जानी है, फेम जो है वो आनी जानी चीज है, कभी भी एक दिन तो खत्म होना ही होना है, कभी भी क्या एक दिन खत्म होगा ही होगा। आज आप हीरो हैं, कल साइड हीरो होंगे, कल हीरोइन के पापा बनेंगे, बहुत अच्छी किस्मत हुई तो बच्चन साहब की तरह आप राज ही करते चले जाएंगे, बट वो ऐसी किस्मत सबकी नहीं होती। सो वो नशा सर पे मैंने चढ़ने नहीं दिया, जमीन से जुड़ा रहा, और किस्मत से परिवार भी ऐसा ही है, चाहे पत्नी हो, चाहे माँ बाप हो या बहन हो, तो नॉर्मली फील किया कभी। और ये सिलसिला शुरू हुआ सीए से। उससे पहले सोशल वर्क वगैरह करता रहा, चाहे उत्तराखंड में जब त्रासदी हुई तब एक फाउंडेशन के साथ जुड़ा, काफी पैसा इकट्ठा किया लोगों की मदद करने के लिए उत्तराखंड में। फिर सीए शायद बड़ा स्टेप था। वहां से जब मैं पहली बार मुंबई यूनिवर्सिटी में गया लोगों के बीच, और जब मिला लोगों से, और उससे पहले भी साउथर्न इंडिया की शूटिंग के लिए यहाँ वहां जाते रहते थे, आम लोगों से मिलते थे, तो सड़क पर जो इंसान है, जो जो हमें पर्दे के उस तरफ से देख रहा है, वो क्या सोचता है आपके बारे में, उसका जीवन क्या है, क्योंकि वो जीवन मैंने भी जिया है। एक मिडिल क्लास परिवार से हूँ, चाहे रोडवेज की बस में ट्रेवल करना हो या जनरल डब्बे में ट्रेवल करना हो ट्रेन के, वो सब कुछ किया है, सारे धक्के खाए हैं। तो मुझे मालूम है कि वो जिंदगी टफ नहीं होती है। और सो कॉल्ड स्टारडम या सेलिब्रिटी हुड पाने से पहले भी मुंबई में भी यहाँ की बेस्ट की बसों में भी ट्रेवल किया है, बहुत कुछ किया है। महीने के अंत में पैसे खत्म हो जाते हैं और आपको पता है कि अब अगले महीने के लिए 16 रुपए ही बचे हुए हैं, तो 16 में से 2 रुपए बस का किराया बचाना है, वो सब देखा है। तो एक आम इंसान की जिंदगी, उसकी दिक्कतें क्या होती हैं मालूम है। तो मुझे कुछ बहुत, मेरे लिए बड़ा स्टेप नहीं था लोगों के बीच में जाना या उनकी दिक्कतों को समझ पाना, बीच में ना जाए हुए भी। सीए में जब जा गया मैं, और जिस तरह से लोग मिले, और मैं अगस्त क्रांति मैदान में जब गया था, पहली बड़ी सभा थी, पहले मुंबई यूनिवर्सिटी में गया था कलीना में, फिर अगस्त क्रांति मैदान में गया, और उस दिन लगा था कि शायद अरेस्ट भी हो जाएंगे, क्योंकि तब नया नया मामला था। तो अपने वकील एक दोस्त थे, उनसे बात करके भी गया था। ड्राइवर को भी मैं एक फोन ड्राइवर को देके गया था कि भाई मैं जो फोन यूज नहीं करता हूँ ज्यादा वो लेके जाऊंगा, जो यूज करता हूँ, और इतने बजे तक नहीं आया तो फोन कर देना वकील साहब को कि भाई साहब तो धरे गए, अब अंदर है निकलवा लो। तो ये तो हम लोगों के साथ हर रोज होता है राजनीति में, जब प्रोटेस्ट पे आई जी आई एम श्योर, लेकिन मेरे लिए पहला अनुभव था ये। तो पर जब वहां गया और पैदल चलना शुरू किया, क्योंकि एक एक मोड़ के बाद फिर गाड़ियां बंद थी, और अगस्त क्रांति मैदान के आसपास काफी मुस्लिम इलाका है, तो वहां के दुकानदार, वहां के लोग और बाकी लोग जो रैली में आए हुए थे, वो जो खड़े थे, मुस्लिम जो भाई बहन है वो खड़े थे, उन्होंने देख करके जब एक थैंक यू कहना शुरू किया, मुझे खुशी नहीं हुई, मुझे बड़ा अजीब लगा कि मैं इसलिए तो खड़ा नहीं हुआ था। मुझे सीए जो है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, संविधान के मूल्यों के खिलाफ है, तो मैं तो अपने जो साथी लोग हैं, देशवासी हैं, उन्हीं के लिए खड़ा हुआ, जो मेरा फर्ज है। और आज आपने मुस्लिम कौम को इस इस मकाम पर ला दिया है, इस कदर परेशान कर दिया है कि कोई अगर उनके लिए, उन्हीं का देशवासी हक की आवाज के लिए खड़ा हो रहा है, तो उसे थैंक यू बोल रहे हैं। बहुत बुरा लगा मुझे। फिर वहां से जब निकला भी तो एक लड़का, क्या आदमी था, 30 साल का तो रहा होगा, वो बड़ी देर से पीछे पीछे आ रहा था, आया और फिर ही जस्ट वांटेड टू हग, एंड गले लग के वो फपक फपक के रो पड़ा। तो तब ज्यादा फर्स्ट हैंड एक फील हुआ कि यार नहीं, सिर्फ सोशल मीडिया पे रह करके या इंटरव्यूज दे करके एक लड़ लेना, वो भी अच्छी बात है, उसमें कोई बुराई नहीं है, आप जहां से भी आवाज उठाएं, उठा सकें। लेकिन जब आम इंसान एक दर्द में होता है और दूसरा इंसान जो उस दर्द का भागीदार नहीं है,
लेकिन अगर वो बीच में आकर के उस दर्द को महसूस करके अगर कंधे पर हाथ रख पाए या कुछ सेवा कर पाए तो उससे कितनी हिम्मत मिलती है सामने वाले को, ये तब महसूस हुआ। तो इसलिए तब से फिर मेरी कोशिश हमेशा ये रही कि फिर मैं सीए के लिए शाहीन बाग वगैरह जहां जितनी जगह जा सका, भोपाल, इंदौर, जब भी कहीं शूटिंग के लिए जाता था, शाहीन बाग वगैरह, तो मैं और मेरी वाइफ एक्चुअली जाना चाहते थे। तो समय निकाल करके एक दिन 2 दिन की छुट्टी थी, दिल्ली गए, शाहीन बाग भी गए, और इत्तेफाकन उस दिन जामा मस्जिद पर सर्वधर्म सभा भी थी, तो वहां भी गए, जामिया भी गए। मिल करके अपने खुद को भी हिम्मत मिलती है कि भाई देखो हमारी जैसी सोच वाले कितने लोग हैं, और शाहीन बाग की दादियां जो सबसे आगे थी उनसे मिले, खुद को भी एक हिम्मत मिलती है कि हाँ अभी उम्मीद बाकी है। अब जब लोगों को लड़ते हुए देखते हैं, वरना हताशा होने लगती थी, खासकर से 2014 के बाद से ऐसा लगने लगा था कि शायद अब लड़ने वाला कोई बचा ही नहीं, छोड़ ही दो, यहां से निकल जाओ, ऐसा लगने लगा था। पर इन मोर्चों में गया, लोगों से मिला, फिर सीए हुआ, सीए के बाद फिर किसान आंदोलन हुआ, और वहां गया तो धीरे धीरे देखा कि यार ये कारवां जो है इसमें लोग जुड़ते जा रहे हैं। अब जो है सच्चाई समझ में आने लगी है। सीए में इन लोगों ने, जिन लोगों ने साथ नहीं दिया था, वो बहुत से लोग किसान आंदोलन में, अब उन्हें इस मैनिपुलेटेड मीडिया की सच्चाई नजर आने लगी है, इस सरकार की सच्चाई भी नजर आने लगी है। तो मुझे लगा शायद मेरी ड्यूटी और भी बनती है कि जो लोग जुड़ रहे हैं उनके पास पहुंचूं और उन्हें सारे कॉजेज समझाऊं कि भाई जुड़ो, तो ऐसे जुड़ो कि हर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएं। तो फिर वो एक मुहिम सी बन गई, और अच्छा भी लगता है, जाता हूँ, मिलता हूँ, तो सब अपने जैसे ही लगते हैं। और जब रात को सोते होंगे एक अलग संतुष्टि मिलती होगी जब आप किसी के साथ इतना जी जानते हैं। मुझे लगता है शायद हाँ, मैं जब गया था नींद आती है, राइट? वो तो है। देखिए, जिंदगी का उसूल हमेशा से रहा है कि नींद अच्छी आनी चाहिए। आप, क्योंकि नींद जब आप सोते हैं तब तो खुद को फेस करना पड़ता है। दैट्स वन टाइम व्हेन यू आर ओनली विद योरसेल्फ। खुद को जवाब देना पड़ता है, तो फिर पूरे दिन का हिसाब किताब, जिंदगी में क्या किया, नहीं किया, कितने झूठ, कितनी गिल्ट, क्या है अंदर। तो वो था कि भाई नहीं, बिस्तर पे जाना है तो मतलब सच्चाई से जाओ, सारे कोई बोझ लेके नहीं जाना। तो नींद हमेशा अच्छी आई है जिंदगी में, ऐसे काम कोई किए नहीं कि नींद अच्छी ना आए। जब रास्ता भटका भी तो वापस सही आके पकड़ लिया, क्योंकि गिल्ट में नींद नहीं अच्छी आती है। तो और खासकर अभी जब टीकरी बॉर्डर पे गया था, तो वहां तो था कि यार किसानों के पास जा रहा हूँ तो कम से कम एक रात तो वहां गुजारनी है। सिर्फ ऐसा नहीं कि मंच छू के आ गए और स्पीच चेहरा दिखा करके वापस आना है। नहीं, इतने दिनों से यहाँ रुके हुए हैं ये लोग, और उस समय तो सर्दी भी बहुत थी। तो मैं यहाँ से स्लीपिंग बैग लेके गया था अपना एक, और ये तय था कि टीकरी बॉर्डर पर वहीं सोऊंगा। तो मिल गए थे अपने भाई दोस्त, तो रात को कुछ मेरे ख्याल बातें करते करते बैरिकेड्स पे भी चढ़ गए थे, पुलिस वालों से भी मिला, उनको बोल के आया भाई ख्याल रखना, अपने भाई हैं सब। तो 3 बजे तक गप्पे शप्पे, खाना खाया, सबसे मिला, और 3 बजे वहीं फिर सो गए स्लीपिंग बैग लेकर के, और सुबह 7 बजे नींद खुल भी गई थी। तो बड़े सुकून की बहुत ही अच्छी नींद आई। और सुबह उठते ही दुकानें थी, दुकानों के ऊपर एक ओपन सा स्ट्रक्चर था जिसका शटर नहीं था, तो वहीं काफी लोग सोए हुए थे, उनके साथ सोया था। तो उठते ही सामने एक सरदार जी थे, तो गांव के किसान थे, तो जाहिर सी बात है जैसे पहनावा था उनका। उठे, मुझे उठा हुआ देखा उन्होंने, मेरा एक साथी था मीतमान, वो भी था। तो मीत को तो जानता होगा, मैं तो अनजान था, पर क्योंकि उसने देखा आंदोलन में है, सामने है, तो सरदार जी अपनी पगड़ी वगड़ी बांध रहे थे, सामान समेट रहे थे, और सामने से पूछा उन्होंने, पाजी चाल आवा। एंड आई वाज सो टच्ड, एंड बिकॉज शहर में लोग ये अपनापन भूल जाते हैं। हम फ्लाइट्स में भी जाते हैं तो बगल वाले से बात नहीं करते। यहाँ पर एक अनजान आदमी, सरदार जी, जो मैं एक नया चेहरा हूँ, रेगुलर आंदोलन वाला चेहरा नहीं उनके लिए, उठते ही उन्होंने मुझे देखते ही पहला सवाल ये कहा कि सेवा, पाजी चाल आओ। मुझे समझ नहीं आया क्या कहूँ, तो मीत था बगल में, तो उसने कहा हाँ जी ले आओ। तो वो गए, प्लास्टिक के मग में चाय लेके आए, छोटे छोटे कप्स थे, और वो हमारे पास में खड़े हुए इंतजार कर रहे थे कि मेरी चाय खत्म हो तो उसके बाद पाजी और। मैं कहा नहीं थैंक यू। सो वो सेवा भाव जो देखा, उसके बाद लंगर में भी गए, खाना जहाँ नाश्ता कर रहे हैं, पराठे रायता था, तो पराठे जब भी ऑफर कर रहे थे तो जितने सरदार भाई थे वो, हाँ जी होर प्रसादा, प्रसादा होर देवा। आई वाज लाइक वाह, ये क्या है, ये कौम अलग ही है।
पहले भी फैन था मैं, ऐसा नहीं सरदारों का, पर वहां और फिर जो अपने जितने जाट भाई थे उनसे मिला तो वो भी हरियाणा और पंजाब पहली बार एक हुए। वरना तो वो पानी को लेकर के जो वॉर चलती रही हमेशा से, और इस बार भी कोशिश पूरी की गई थी कि भिड़ा दिया जाए, पर पहली बार एक हुए। और अब शायद अलग नहीं होंगे, क्योंकि चाहे जट कह लो या जाट कह लो, यार कौम तो एक ही है, सारे किसान है। नहीं, आपने सवाल छोटा सा था, मैं बहुत आगे बढ़ गया, नहीं नहीं इमोशनल हो गया। नहीं, यही तो सच्चाई पर चर्चा की हम चाहते हैं कि जो सच्चाई है, और बिल्कुल सच्चाई जब हमारे दर्शकों को सुनने को मिल रही है। मैं सोशल मीडिया पे देखती रहती हूँ कि आपने एक टीम बनाई है, टीम 7, और कोरोना के पेशेंट्स हो, उनकी फैमिलीज हो, वो SOS लिखते हैं, हैशटैग लगाते हैं, और आपकी टीम के साथ ही, और मैंने देखा है सिर्फ दिल्ली नहीं, अलग अलग स्टेट्स में, पूरे इंडिया में आपके लोग हैं जो तुरंत रिस्पॉन्ड करते हैं और लोगों की मदद करते हैं। तो ये आपके ख्याल कैसे आया, और क्या कुछ थोड़ा आप टीम 7 के बारे में हमें बताएंगे, कैसे आप कोरोना से लोगों जी की मदद कर रहे हैं? जी, देखिए टीम 7 मेरा आइडिया नहीं था। ये शुरू किया, आइडेंटिटी उन्होंने आज तक अपनी डिस्क्लोज नहीं किया, मैं मिला भी नहीं। तो जी, मैं वो ट्विटर पर ही थी, और उनका हैंडल है, मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता क्योंकि वो अपनी आइडेंटिटी गुप्त रखना चाहती है। तो उन्होंने शुरू किया था ये, और वो पहले एक्चुअली बाकायदा जो ट्रोल्स हैं, ट्रोल आर्मी, उनकी सपोर्टर थी। तो फिर उनका क्यों हृदय परिवर्तन हुआ, कैसे हुआ, मुझे ये भी नहीं मालूम है, पर ये उनका आइडिया था। उन्होंने टीम 7 शुरू की कि सर इतनी हेट्रेड है, और अब मैं असलियत देख चुकी हूँ इन लोगों की कि ये जो कर रहे हैं गलत है, तो मैं सच का साथ देना चाहती हूँ, और ये टीम 7 शुरू कर रहे हैं, जिसमें जो हेट्रेड है, जो लोग गाली गलौज करते हैं, कि डिबेट हो, अलग विचारधारा रखना कोई जुर्म नहीं है, होनी ही चाहिए। इनफैक्ट सोसाइटी में अलग अलग विचारधारा होंगी, आपस में बहस होगी, डिबेट होगी, तभी तो प्रोग्रेस होगी। सही गलत का अंदाजा तभी लगेगा। लेकिन दबाना, वायलेंट धमकियां देना, ट्रोल करना, ये गलत है। तो उन्होंने शुरू किया, मैंने काम भी देखा, और मुझे लगा कि हाँ ये अच्छी पहल है। तो देन शी वांटेड कि आई शुड बी द गुडविल एम्बेसडर। मैंने कहा बिल्कुल, अगर एक अच्छी बात है तो अच्छी पहल है। फिर होते होते फिर जहां मैं गाइड कर सकता हूँ गाइड करता रहा। फिर इसी बीच और काफी अच्छा काम किया, अच्छे लोग जुड़ते गए। दैट्स द पावर ऑफ सोशल मीडिया। ये बाउंड्रीज में लिमिटेड नहीं है। गांव, शहर, कस्बे, देश, सारी बाउंड्रीज मिट जाती है। एक विचारधारा के लोग एक प्लेटफॉर्म पे जुड़ने लगते हैं, तो धीरे धीरे टीम 7 जो है, ये ऐसा नहीं कि एक या दो लोग थे, हर शहर कोने कोने में अलग अलग जगह फैले हुए। फिर ये कोरोना का टाइम आया, तो टीम 7 ने डिसाइड किया कि सर इस समय हम अपनी जो रीच है उसको यूज कर सकते हैं। तो फिर ये काम शुरू कर दिया। पहले इंफॉर्मेशन इज पावर, वी ऑल नो दैट। लोग कोई चीज ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन अगर सेंट्रलाइज तरीके से हम उसको दे सकें, जो एक्चुअली सरकार को करना चाहिए, नहीं कर पा रही है, क्योंकि विपत्ति बहुत बड़ी है, चाहे राज्य सरकार हो, किसी को दोष देना छोड़ दीजिए, जो लोग कर पा रहे हैं वो कर रहे हैं। सो इससे पहले श्रीनिवास ने शुरू कर ही दिया था, आप ही के यूथ कांग्रेस के हैं, तो वो भी काम कर रहे थे, और प्लेटफॉर्म भी आने लगे। तो हमारा भी प्लेटफॉर्म शुरू हुआ, उसके बाद लोग जुड़ने लगे, खुद वॉलंटियर भी करने लगे, तो ग्राउंड पे भी काम शुरू हो गया। आज भी एक अपील की थी कि क्योंकि अब और वॉलंटियर्स चाहिए, और ज्यादा इंफॉर्मेशन है, तो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स, मैं यहाँ बैठ करके जो जितना कर सकता हूँ, आवाजें एम्पलीफाई कर सकता हूँ। जो देखिए, कुछ बड़ा काम नहीं, आपको सिर्फ रीट्वीट करना है, लेकिन चूंकि अगर आपकी रीच ज्यादा है, आपके फॉलोअर्स ज्यादा है, तो उससे उस एक SOS की विजिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। ज्यादा क्या होगा कि देख रही थी, सारे रीट्वीट्स बहुत सारे थे, मैं नोट कर रही थी। जी, मैं पूरा दिन जितना फ्री टाइम होता है मैं उसी में लगा रहता हूँ, चाहे किसान आंदोलन की बात हो, चाहे CAA की बात हो, बिकॉज मुझे समझ आया सोशल मीडिया की जो पावर है इतनी ज्यादा है कि आप इंटरनेशनल सपोर्ट जुटा सकते हैं, विच वी हैव सीन। यस। सो आपको भले ही, करने वाले को मुझे लगता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ यार, क्या है, एक अंगूठा ही तो दबा रहा हूँ, रीट्वीट करना है, मदद मिलेगी नहीं मिलेगी, फॉलोअप भी नहीं कर सकता क्योंकि इतने सारे मैसेज होते हैं। बट आई मेक इट अ पॉइंट कि जितने सेंसिबल मैसेजेस आए, इनबॉक्स हमेशा भरा रहता है। तो कई बार घर वाले भी परेशान हो जाते हैं कि भैया कितनी रात तक लगे रहोगे, क्या है। बट है यार, जब तक है जान लगे रहो। अगर इतने रीट्वीट्स में से किसी एक की भी मदद हो गई, तो आपका जीवन उसी में सफल है।
सुशांत जी, मैं एक बात बहुत देखती हूँ अक्सर, जब हम देखती हूँ काफी लोगों के कमेंट्स भी होते हैं जो आपकी टीम हेल्प कर रही होती है, तो नेगेटिविटी देखिए हमारे अभी सोशल मीडिया पे तो कूट कूट के भरी है। और कहीं ना कहीं लोग सवाल उठाते हैं कि आप कोरोना के लिए काम करने के लिए पैसा कहाँ से ला रहे हैं, आपके पास कैसे इंजेक्शन अवेलेबल हो रहा है, कैसे आप हॉस्पिटल का बेड करवा पा रहे हैं। तो जब ये सवाल ऐसे आते हैं तो आप क्या बताना चाहेंगे अब दर्शकों को कि किस तरीके से आपकी टीम इन सब चीजों में मदद करवाती है लोगों की? जी, हम सिर्फ लोगों को कनेक्ट करते हैं। एज आई सेड, इंफॉर्मेशन इज पावर। आपको चूंकि, और ट्विटर तो भी इतना एक सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म बन गया है कि शहर शहर की, जगह जगह की सारी इंफॉर्मेशन है। आपको सिर्फ एक गुर आना चाहिए कि किसी ने एक डिमांड रखी है, ओके आपको ये चाहिए, ये किसके पास उपलब्ध है। अगर आपके कनेक्शन ज्यादा हैं, लोग जुड़े हुए हैं, तो इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी आप तक आ जाती है कि भाई ये फला मोहल्ले में फला आदमी फला दुकान पर ये अवेलेबल है। और लोग आप पर भरोसा करते हैं जब आपका एक नाम बन जाता है, टीम 7 का नाम है, अच्छा काम कर रहे हैं। आज की डेट में 2-3 दफे तो प्रियंका चोपड़ा ने भी जो है मतलब कोट ट्वीट किया है कि भाई ये टीम 7 का प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर रिसोर्सेज उपलब्ध है, जो बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारी टीम के लिए। तो इन्फॉर्मेशन जल्दी पहुंच जाती है हम तक, इसलिए मदद कर पाते हैं कि भाई कौन से हॉस्पिटल में बेड खाली है पता चल जाता है। और रसूखदार लोग भी जुड़ जाते हैं जिनके फोन कर देने से काम हो जाता है। या अगर बेड खाली हुआ हॉस्पिटल में तो पहले इनको फोन करेंगे कि भाई आपकी टीम का कोई मेंबर है क्या, किसी को अर्जेंट जरूरत है, क्योंकि हमें जो मैसेज आते हैं अर्जेंट ही आते हैं। सो इसी तरह होता है। ऐसा कोई हमारे पास स्टॉक नहीं है दवाइयों का, कोई गोदाम नहीं खोले हुए हैं। इनफैक्ट टीम 7 तो अभी तक पैसा भी नहीं लेती, हमने अकाउंट भी नहीं खोला हुआ है। बहुत पहले किसी का ऑफर भी आया था, वो बड़ा अमाउंट डोनेट करना चाहते थे, तो तब तक हमारा कोई सेंट्रलाइज्ड ऑफिस नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। सारे वॉलंटियर्स अपने घरों से काम कर रहे हैं, जमीन पर जो है वो सिर्फ फोन से जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है, जो खर्चा कर रहे हैं अपनी जेब से कर रहे हैं। इनफैक्ट आज मैं पूछने वाला था टीम से कि भाई और वॉलंटियर्स आ रहे हैं, हम ग्राउंड पर भी हैं, तो पैसे की क्या हालत है बताओ, क्योंकि मैं और जगह डोनेट कर रहा हूँ, तो अपनी टीम को तो कम से कम कर ही सकता हूँ, या डोनेशन की अपील मांग सकता हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है जी, कोई हमें अवेलेबल कहीं से ऐसा नहीं कि स्टॉक जमा किया हुआ है या कोई ऑफिस हमारा, नो नो नो। मैसेज मिलता है, दौड़ भाग में लग जाते हैं, डेडिकेटेड टीम है, बहुत सारे लोग हैं, तो कहीं ना कहीं से कुछ हो ही जाता है, और बहुत बार कुछ नहीं भी हो पाता है। असलियत ये है। और श्रीनिवास की टीम तो कहीं ज्यादा बड़ी है, यूथ कांग्रेस तो कितने शहरों में फैली हुई है, आपको अच्छी तरह, मुझसे ज्यादा अच्छी तरह मालूम होगा कि अगर 10 की मदद कर पाते हैं तो 100 रह जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन उन 10 धन्यवाद से लोगों को लगता है कि शायद हमने कोई जादुई करिश्मा कर दिया है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है भाई। सब लोग साथ में मिलकर के कर रहे हैं, तो कुछ लोगों की मदद हो पा रही है, लेकिन यकीन मानिए बहुत से लोगों की नहीं हो पा रही है, और हमें दुख होता है, क्योंकि ये सिर्फ जो लोग सोशल मीडिया पर हैं उनकी तो कर पा रहे हैं मदद। गांव तक पहुंच गया कोरोना। आज ही एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था कि गांव में लोग हैरान हैं, क्योंकि डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि भाई हर पेशेंट हमें मिल रहा है जो कोरोना पॉजिटिव है, और गांव तो इतने आइसोलेटेड थे, इनको समझ में नहीं आ रहा है। ये तो एक बुजुर्ग है, घर से बाहर नहीं निकले, उनका बेटा साथ में आया, बोल रहा है मुझे पता नहीं कैसे हो गए इन्फेक्टेड। ऑब्वियसली नाउ देयर इज अ स्टडी की जो माइग्रेशन हुआ है, रिवर्स माइग्रेशन, सो शहरों से वापस लोग लेकर के गए हैं। अब वो बेचारे कहाँ ट्विटर पर हैं या कहाँ इंस्टा पर है, उनकी मदद कहाँ से होगी? तो 10 की हो रही है, 10% की भी नहीं हो रही है शायद, मेरे ख्याल से। बहुत अच्छा सुनने को मिलता है, क्योंकि अभी हम चाहे देख रहे हैं जो काम सरकारों को करना चाहिए वो आपकी टीम 7 और अन्य वॉलंटियर्स और सोशल मीडिया के माध्यम से ग्राउंड पे कर रहे हैं। और खास करके अब ऐसा भी समय आ गया जब लोग चाहे प्लाज्मा डोनेशन हो, दवाइयां हो, उसमें के लिए भी पैसा मांग रहे हैं। तो ऐसे समय में जब आपकी टीम आगे बढ़कर और बिना किसी से डोनेशन लेके काम कर रही है, और सबसे बड़ी चीज कि खुद वहां जाकर लोगों की मदद कर रही है, वो बहुत बहुत ही सराहनीय है। ये तो आपकी कोरोना से लड़ाई, किस तरीके से आपकी टीम 7 सबको साथ जोड़ने का काम कर रही है। लेकिन हमने इस बीच में ये भी देखा कि कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी आई कि जब सरकार की विफलताएं सामने आई कि किस तरीके से ऑक्सीजन की कमी है, मेडिसिन की कमी है, तो एक न्यूज रिपोर्ट ये भी आई और काफी चैनल्स ने इस बात पे सवाल उठाए कि किसानों ने जो अपना आंदोलन कर रहे हैं, अपने हक और हकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं 3 काले कानूनों के खिलाफ, उन्होंने ऑक्सीजन टैंकर्स को रोकने का काम किया और वो दिल्ली नहीं आने दिए या अलग राज्यों में नहीं जाने दिए। फिर बाद में ये भी सामने आया कि ये गलत खबरें थी। आप तो किसान आंदोलन से, जैसा आपने शुरुआत में भी बताया, बहुत
चीजों से जुड़े हुए हैं, लंबे समय से जुड़े हुए हैं, तो आपको क्या लगता है, क्या किसानों ने कहीं पे इसमें बाधा बनने का काम किया, या इस आंदोलन ने देश की कोरोना से लड़ाई के बीच में कोई बाधा बनने का काम किया? जी बिल्कुल नहीं। मैं तो खुद टीकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर होकर के आया हूँ। किसान सड़क पर जरूर है, बिल्कुल है, लेकिन हाईवे पर भी जहां पर भी है, उन्होंने सिर्फ एक तरफ अपने खेमे लगाए हैं, दूसरी तरफ बिल्कुल खुला हुआ है। जहां भी बैरिकेड्स हैं, रास्ते बंद किए हैं, पुलिस ने किए, किसानों ने नहीं किए, विच आई हैव विटनेस्ड माई सेल्फ, मैंने खुद देखा हुआ है। तो ये तो सब देखिए, हमको मालूम है, जब सरकार की नाकामी दिखने लगती है तो वो ठीकरा दूसरों के सर पर फोड़ती है, और माफ कीजिएगा, कोई भी सरकार हो, ईमानदार सरकारें दुनिया में बहुत ही कम दिखती हैं जो खुद कह दे कि जी हमसे गलती हुई। या जॉर्डन में अभी 6 मौतें हुई ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से, तो स्वास्थ्य मंत्री ने रिजाइन कर दिया। इस तरह के तो बहुत ही आज के दौर में कम उदाहरण देखने को मिलते हैं। तो किसानों ने कुछ भी नहीं किया, और वो खबरों का खंडन भी हो गया था। वीडियोज हैं जहां जबरन भेजा गया है गलत रास्ते पर टैंकर्स को, ताकि वो जो है रैली में घुस जाए। और दिल्ली में पहुंचने के मोदी नगर से सिर्फ एक ही रास्ता है क्या? मैं तो जी, मेरठ में मेरे पेरेंट्स रहते, तो बिजनौर की पैदाइश है, पूरा इलाका मुझे मालूम है। तो आप जबरन उसी तरफ टैंकर भेज देंगे जहां किसान बैठे हैं, और डिवाइडर के उसी तरफ भेजेंगे जिस तरफ खेमे लगे हुए हैं, तो फिर कैसे होगा? उल्टे किसानों ने देखा गलत रास्ते पर आ गया है टैंकर, तो उन्होंने रास्ता खुलवा करके भेजा हुआ है। बैरिकेड पुलिस को बोला भी गया था, टिकैत जी का वीडियो है, निरंकारी बाबाओं का वीडियो है, जिन्होंने पुलिस को बोला कि भैया बैरिकेड्स हटा दो, ताकि एम्बुलेंसेज और वो सब जो है अब आराम से जा सके। नहीं हटाए गए। सो ये गवर्नमेंट कर रही है, सरकार नहीं, किसान नहीं कर रहे। ये तो अक्सर देखने को मिला है। हम भी जब हाईवे पे जाते हैं तो किसान एक साइड पर है, और वो रास्ते लंबे लंबे जैम्स जो हो जाते हैं 4-4 घंटे, और फिर ब्लेम कहा जाता है तथाकथित कि किसानों ने रास्ता रोक दिया। और आम जनता के अंदर ये मैसेज भी व्हाट्सएप के थ्रू, वीडियोस के माध्यम से भेजा जाता है कि किसानों ने रास्ते रोक दिए, एम्बुलेंस नहीं जाने दी। इवन नहीं जी, 5 महीने हो गए राधिका जी, 5 महीने से बैठे हुए किसान वहां पर। एक भी खबर ऐसी आई कि किसी एम्बुलेंस को किसानों ने रोक लिया और किसी की मौत हो गई? 5 महीनों में एक भी एम्बुलेंस नहीं फंसी होगी? गलती से तो आ गई हुई ना गलत रास्ते में। शाहीन बाग के टाइम भी यही किया गया था कि एम्बुलेंस रुक रही है जी, स्कूल बस रुक रही है, पर कोई एक खबर आई कि शाहीन बाग जैसे किसी आंदोलन की वजह से किसी एम्बुलेंस को रोका गया या बच्चे स्कूल नहीं जा पाए? दैट्स ऑल नॉनसेंस। ये सब मैनिपुलेशन है, कुछ नहीं। तो बेसिकली जो आवाजें सरकार के खिलाफ उठती है, या अपना हक है जो वो कहते हैं, या कोई भी आवाज जो सरकार की किसी भी फैसले के खिलाफ या कोई अपना बात रखना चाहते हैं, तो उनको दबाने के लिए आप कहते हैं कि की जा रही है चीजें? जी 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 जी, सिर्फ बदनाम करने के लिए, और कुछ नहीं, नथिंग एल्स। सुशांत जी, ये हमने अक्सर देखा है, काफी सेलिब्रिटीज जो सोशल मीडिया पे भी एक्टिव है, और बहुत हम देखते हैं कि वो ऐसे काम भी करते हैं लोगों के लिए। कभी कभी कोई डोनेशन की बात आती है या कुछ ट्वीट करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक सरकार की तरफ, एक विचारधारा की तरफ, एक आइडियोलॉजी की तरफ लीनिंग उनके ट्वीट्स दिखाई देते हैं, या उनके वक्तव्य इंटरव्यू में सुनने को मिलते हैं। और उसके बाद पहले तो वो कहते हैं कि नहीं, हमें कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं करनी, पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर वो धीरे धीरे पॉलिटिकली उनका इंक्लिनेशन, और कहीं ना कहीं कभी वो चुनाव लड़ता दिखाई देता है। क्या आपका भी अब पहले जैसा आपने बताया, आप एयरफोर्स पायलट बनना चाहते थे, फिर आप बन गए एक एक्टर, और अब आप लोगों के बीच में सेवा कर रहे हैं, क्या अगला स्टेप पॉलिटिक्स है? नहीं, नेवर से नेवर। ये तो बड़ा सबक सीखा जिंदगी में। तो इसलिए मैं कभी ये नहीं कहता हूं कि नहीं, कभी नहीं आऊंगा। लेकिन ऐसा कोई एम्बिशन नहीं है, और इमीडिएट तो बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि राजनीति मुझे पहले तो बहुत ही बुरी लगती थी। मैंने तो वोट देना ही बहुत लेट शुरू किया जी। मैं आप बोलिए कि जिसको बोलते हैं नया नया मुल्ला अल्लाह ही अल्लाह पुकारे, वो वाला हाल है। मेरे ख्याल से मुश्किल से शायद 8-10 साल पहले मैंने वोट देना शुरू किया होगा। उससे पहले मेरी भावना यही थी कि जी सब चोर हैं तो क्यों वोट दूं। लेकिन फिर धीरे धीरे लोगों से मिलता गया, पढ़ा लिखा, तो समझ में आया कि एक्चुअली ये जो हम जैसे लोग जो वोट नहीं देते हैं, इनकी वजह से ही ज्यादा गलत लोग पॉलिटिक्स में आते हैं, या मंत्री बन जाते हैं, या विधायक बन जाते हैं। तो फिर तब से वोट देने लगा। किसी पार्टी की तरफ कोई रुझान नहीं है। 2014 से पहले कांग्रेस के खिलाफ भी खूब लिखता था मैं ट्विटर पर।
उस वक्त उतना बड़ा नहीं था, उतनी फॉलोइंग नहीं थी। 2G स्कैम के टाइम पर भी खूब लिखा, आईएसी के टाइम पर मैंने खूब सपोर्ट किया आईएसी को। उससे पहले क्योंकि लगने लगा था कि यार क्या ये मिलीजुली सरकार जो है, एक जो पॉलिसी पैरालिसिस बड़ा फेमस हुआ था उस समय शब्द, तो कुछ काम ही नहीं होता है, कोई डिसीजन नहीं हो पाता है। मनमोहन सिंह जी को इतना बदनाम किया गया तो हम भी उस बहकावे में आए। लेकिन उससे पहले भी मैंने कभी किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ लीनिंग रखना या विचारधारा रखना ऐसा कभी सोचा नहीं। सत्ता पक्ष में जो लोग हैं उनका काम है देश चलाना, जनता का ख्याल रखना। करप्ट तो सभी है भाई दुनिया में, ठीक है। 100% ऑनेस्ट गवर्नेंस नहीं है, कहीं नहीं। बट माई फिलॉसफी इज एज लॉन्ग एज आप मुझे अच्छी सड़क, अच्छा अस्पताल, अच्छी शिक्षा, जनता को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो दे रहे हैं, देश आप अच्छे से चला रहे हैं, तो फिर आप कौन सी कितनी बड़ी कंपनी से कितना किकबैक ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, आई डोंट गिव अ डैम। अनलेस आप देश बेच रहे हैं किसी खतरनाक कंपनी को, वो अलग बात है। किकबैक्स तो सब लेते हैं। या तो फिर आप सिंगापुर जैसे हो जाइए कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और मंत्रियों की तनख्वाह आप इतनी कर दीजिए कि उनको करप्ट करना पॉसिबल ही ना हो, विच इज लॉजिकल। कि भाई रिलायंस के सीईओ की तनख्वाह कितनी होती है, एंड रिलायंस इज पार्ट ऑफ द कंट्री। नाउ यू वांट समबडी टू रन द कंट्री, पर उस सीईओ की तनख्वाह कितनी है, या उसके मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, हमारे मंत्री कितनी तनख्वाह है, पुलिस वालों की कितनी तनख्वाह है। आप एक्सपेक्ट करते हैं कि यार वो 100 करोड़ का स्मगलिंग का माल या अफीम पकड़वा के रखवा दे, लेकिन तनख्वाह हम उसे देंगे 16,874 रुपए। वो छोड़िए, खैर अलग बात है। सो कभी किसी की तरफ लीनिंग नहीं। मुझे कांग्रेस से भी खूब शिकायतें हैं, उससे पहले की सरकारों से भी हैं। मंडल कमीशन के टाइम वीपी सिंह से भी शिकायत थी। फिर लेकिन समय के साथ विचारधारा परिपक्व हो सकती है, बदल सकती है, उतना फ्लेक्सिबल रखना चाहिए। ये नहीं कि लकीर के फकीर बन के बैठ गए कि नहीं साहब मेरी पार्टी तो यही है, मैं तो इसे नहीं छोड़ूंगा, अब चाहे कुछ भी हो जाए। वो बेवकूफी है। आप कांग्रेस अच्छा काम कर रही है, कांग्रेस को सपोर्ट कीजिए। जिस राज्य में कांग्रेस नहीं अच्छा काम कर रही है मैं उसको भी रिट्वीट करता हूँ। अगर आदिवासियों को दिक्कत है मैं उसको भी रिट्वीट करता हूँ। तो आपके साथ दिक्कत है, सीए के बाद जो दंगे हुए वहां पर आपकी जो भूमिका रही, मुझे और बहुत सारे सपोर्टर्स को नहीं अच्छी लगी वो बात। सो मैं वहां क्रिटिसाइज करूंगा, लेकिन अगर आप मोहल्ला क्लिनिक में अच्छा काम कर रहे हैं मैं उसकी बढ़ाई भी करूंगा। इस तरह बीजेपी गवर्नमेंट जहां भी है अगर वो अच्छा काम करेगी बढ़ाई करूंगा, लेकिन माफ कीजिए दिखा नहीं 2014 से ऐसा कोई अच्छा काम जिसकी बढ़ाई कर सके। नेगेटिव्स कहीं ज्यादा दिखे। सो कि कोई नहीं है, और किसी पार्टी में जाना भी ऑफर्स है, ऐसा नहीं है कि लोगों ने कहा नहीं, ऑफर है कि सर और कि जी बिजनौर से आपको दिलवा देंगे, लड़ जाओ। भाई आऊंगा तो 100% आऊंगा। मैं पार्ट टाइम विधायक या पार्ट टाइम एमपी नहीं बनना है मुझे, वो ना भी बनूं, पॉलिटिक्स में आऊंगा तो 100% आऊंगा। बिकॉज पॉलिटिक्स फॉर मी पर्सनली इज आर्थिक संन्यास। जिस दिन ऐसा लगेगा कि अब मुझे पैसे कमाने की जरूरत नहीं है, मेरा प्रोडक्शन हाउस या जो भी है उससे पैसा आ रहा है, घर परिवार चल रहा है, मुझे खर्चे की कोई आवश्यकता नहीं है, चल जाएगा, दैट डे आई विल जॉइन पॉलिटिक्स। आप नॉर्थ कैंपस में दिल्ली में पढ़े हैं किरोड़ी कॉलेज से, और नॉर्थ कैंपस मैं भी दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट और नॉर्थ कैंपस स्टूडेंट राजनीति का गढ़ है, खासकर कि किरोड़ी मल कॉलेज हो गया, हंसराज कॉलेज, हिंदू कॉलेज, सब वहां पे जितने भी बड़े पॉलिटिशियंस हो किसी भी पार्टी के, सबने अपनी शुरुआत कहीं ना कहीं स्टूडेंट राजनीति से करी थी। क्या आप कभी अपने कॉलेज लाइफ में पॉलिटिकली एक्टिव थे? मैं प्रेसिडेंट के लिए खड़ा हुआ था कॉलेज के। किरोड़ी मल कॉलेज में था। जीते बहुत बुरी तरह हारा था। सो इंडिपेंडेंट खड़ा हुआ था मैं। तो एनएसयूआई वाले भी खड़े थे, एबीपी वाले भी थे, तो बहुत धमकाया भी लोगों ने। पीछे जो जाट भाई हैं चंद्रावल के वो भी खड़े थे। तो गुंडे टाइप से कुछ एक दो उन्होंने बोला भी कि तू बैठ जा हमारे फेवर में। तो मैंने कहा भाई अगर तुझे ऐसा लग रहा है तो तू मेरे फेवर में बैठ जा। बट वो कॉलेज पॉलिटिक्स बड़े अलग किस्म की होती है। यूनिवर्सिटी के इलेक्शन होते हैं तो वहां भी ये विधायक जो रिजॉर्ट्स में रखे जाते हैं, तो यूनिवर्सिटी में भी ऐसा होता है, वहां पहली बार देखा था। जी 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 जी। तो जी कॉलेज की जो क्या एग्जीक्यूटिव कमेटीज होती हैं उनके लोगों को पकड़ पकड़ के अलग अलग जगह बंद कर देते हैं।
So, but yeah, I stood for president. I wanted to do something good, but didn't know the ropes at all. तो मेरे अगेंस्ट खड़ा हुआ था रेड्डी. नाउ ही इज अ बिग पुलिस ऑफिसर इन आंध्र प्रदेश. गुड मैन, गुड गाय. तो वो भी हॉस्टल से था, मैं भी हॉस्टल में था. तब मुझे ये नहीं पता था कि आप हॉस्टल से ही दो लोग खड़े हो जाए तो वोट डिवाइड हो जाता है. हॉस्टल वाले खुश नहीं थे कि ये क्यों खड़ा हो गया. सो ऑब्वियसली रेड्डी वन. वोटिंग के दिन ही उसने, वो लोगों ने अफवाह भी उड़ा दी थी. जो लोग अंदर वोट देने जा रहे थे सबको बोला जाता है सुशांत रेड्डी के क्या के लिए के सपोर्ट में बैठ गया. So, जो 4 वोट मुझे मिलने भी वाले थे वो भी रेडी हो गए. आई लॉस्ट बैडली, बट दैट वाज इट वाज नॉट अ पॉलिटिकल डिसीजन. वो आइडियलिस्टिक होता है जो कॉलेज में जब 20 साल के होते हैं कि कुछ बदलना है, कुछ नया करना है, इसलिए खड़ा हुआ था. बट नाउ मी एंड रेड्डी आर गुड फ्रेंड्स, ऑफ कोर्स. Absolutely. So you've had your first brush with politics. Yeah. And you know that धरना and all that during मंडल कमीशन. नुक्कड़ नाटक भी किए बहुत सारे. एक दिन बैठ गया था हॉस्टल वालों के साथ, संडे था, तो हॉस्टल के लड़के बाहर सड़क पर निकले हुए थे, पत्थर फेंक रहे थे. पुलिस तो बहुत दूर खड़ी थी. मतलब अच्छे से अच्छा शॉटपुट प्लेयर भी वहां तक पत्थर नहीं पहुंचा सकता था. नॉर्थ कैंपस एवरीबडी नोज ये स्टूडेंट्स का इट्स अ सिटी. पुलिस भी हाथ नहीं लगाती है, कुछ नहीं करती है. सो दे अलाउड चिल्ड्रन टू प्ले. यहाँ फेंक लो भाई पत्थर, हम दूर खड़े हुए हैं. 1-2 लोग ने मोलोटोव कॉकटेल्स भी बॉटल में पेट्रोल डाल के वो लोग भी फेंके. मैं एक दिन तो बैठा वहां पे, पर फिर समझ में आ गया कि नो, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, दिस इज नॉट माई वे ऑफ प्रोटेस्टिंग. तो फिर प्लेयर्स के लोग थे साथ में, उन्होंने कहा नुक्कड़ नाटक करके हम लोग चंदा जमा करेंगे, लोगों को अवेयर करेंगे. तो पूरे दिल्ली में घूम घूम के बहुत नुक्कड़ नाटक किए थे. तो किया है वो सब. हाँ. तो उस समय जिस तरीके के आंदोलन होते थे और अब जो हम देखते हैं, आपने उनमें भी हिस्सा लिया. अब आप इधर भी हिस्सा लिए, जैसे आपने कहा सीए के समय पे किसान आंदोलन में आप एक्टिव हैं. और मैं तो कहती हूँ कि कोरोना वायरस के खिलाफ जो सारे लोग देश के एक होकर लड़ाई लड़ रहे हैं, वो भी एक आंदोलन ही है जो एक बड़ा खड़ा हुआ है, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो या हम देखते हैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस ग्राउंड में कर रही हैं. तो तब के समय के आंदोलन में और अब के समय के आंदोलन में आपको क्या फर्क लगता है? हाँ, सबसे एक कोई सरकारों का रवैया बहुत बदल गया है. दमन का जो एक दमन की जो नीति है ना, वो बहुत ज्यादा हावी हो गई है. सो इट डजंट फील लाइक डेमोक्रेसी एनीमोर. मंडल कमीशन में हमारे जो प्रोटेस्ट थे बहुत ही गलत थे फ्रैंकली, अगर आज के हिसाब से देखें. बट उसके बावजूद द क्रैकडाउन वाज नॉट द वे इट वाज डन इन JNU और जामिया मिलिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी. हॉस्टल में हमारे प्रिंसिपल की इजाजत के बिना घुस नहीं सकता था कोई. जो स्टूडेंट अरेस्ट भी होते थे, जिन्होंने 1-2 लाठियां खाई भी सड़कों पर ही खाई. और ऐसा नहीं कि उनके हाथ पैर उड़ दिए गए. जिनका नुकसान हुआ वो सेल्फ इमोलेशन से हुआ. वो एक गलत जो तरीका उस समय शुरू हो गया था. बट ऐसे नहीं, ऐसे जानवरों की तरह पीटा नहीं गया कभी. और इससे पहले जो भी आंदोलन हुए, जहां भी हुए, पथराव भी हुए हैं, लोगों ने बसें भी जलाई हैं. मैं ट्रेड यूनियंस की बात कर रहा हूँ, जो हमने अखबारों में पढ़े हैं. इनफैक्ट JP आंदोलन तो वाज मच मोर वायलेंट. पूरी बिल्डिंग्स गिरा दी गई थी, एक मर्डर भी हुआ था. बट इवन देन द क्रैकडाउन वाज नॉट as bad as it has been in recent years. So ये बड़ा फर्क नजर आता है कि गवर्नमेंट इज नॉट रेडी फॉर अ डायलॉग. वो मान के बैठ गए हैं कि हमने कह दिया सो बस कह दिया. तानाशाही एक तरीके से. अब डायलॉग भी करेंगे तो जैसे किसान आंदोलन के समय है कि किसान पहले से उनकी कंडीशन यही रही है कि साहब आप कानून वापस लीजिए. उन्होंने कभी ये नहीं कहा कानून में बदल कीजिए, संशोधन कीजिए, कभी कहा ही नहीं. पहले दिन से उन्होंने कहा साहब ये कानून हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, इन्हें वापस लीजिए और MRP पर लॉ लेकर के आएंगे. तो 2 डिमांड. फिर गवर्नमेंट ने डायलॉग शुरू भी किया. तो डायलॉग क्या हुआ और कितनी मीटिंग्स हुई? तकरीबन 19 शायद मीटिंग्स हुई. उसमें गवर्नमेंट ने इन डिमांड्स पर तो कोई बात ही नहीं की. उन्होंने हम 18 महीने के लिए रोक देंगे, नहीं हम इसमें ये संशोधन ले आएंगे, हम वो कर देंगे, एसेंशियल कमोडिटीज पे चेंज कर देंगे. सो दैट थिंग ऑफ के हमें ही जीतना है, दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड इन अ डेमोक्रेसी, इट डजंट वर्क. I mean, you have to give in where you are wrong or public perceives that they are being wrong. A section of population perceives that they are being wronged. Then you have to give in. You may try to do things your way,
But if it is not working, then you have to step back or negotiate. वो नहीं दिखता, अब तो ये दिखता है कि जब might is right. That's the change I see. इस बीच में चाहे ग्राउंड पे जैसे आप बता रहे हैं कि दे नॉट ओपन फॉर डायलॉग, आपके साथ एक चीज हमने देखी सोशल मीडिया पे कि आपका अकाउंट भी ब्लॉक किया गया था, मुझे याद है। हाँ, या तो फ्रीडम ऑफ स्पीच कहीं ना कहीं मुझे लगता है शायद देश में खतरे में, चाहे वो ग्राउंड पे हो, जैसे कहते हैं नॉट रेडी टू डायलॉग। तो जब आपका ट्विटर अकाउंट बंद किया गया, वाज देयर अ पर्टिकुलर रीजन? बिकॉज आई डोंट थिंक कि आपने ऐसा कुछ कहा था। वाज इट जस्ट बिकॉज आपने सरकार के खिलाफ आवाज उठाई थी, या उनका सच उनको बता? आई हैव नो आइडिया, मुझे कभी लगा नहीं था मैं इतना बड़ा आदमी कि मेरा अकाउंट ब्लॉक कर देंगे, फ्रैंकली। मतलब मुझसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, आप घर घर पहुंच चुके हैं। आई थिंक इट्स वन ऑफ द मोस्ट वॉच शोज। तो so it came as a it wasn't a surprise actually, frankly. In fact, मैं उस समय I was in Patiala, I was shooting for a movie, and my wife was here. So मुझे किसी ने बताया कि आपका अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो गया है, तो आपको खुद तो पता नहीं चलता है, क्योंकि आपको अपना अकाउंट दिख रहा होता है। So then I asked my director, मैंने कहा देखना भैया, सर्च कर जरा मेरा अकाउंट। तो उसने देखा तो बताया हाँ रिस्ट्रिक्ट हो गया। So I laughed, मैंने कहा लो जी ठीक है। फिर बाद में वाइफ से बात हुई तो बोली उसको जर्नलिस्ट का किसी का फोन आया था, तो बोले डिड यू नो दैट यू नो ये हुआ? तो हर रिएक्शन वाज आल्सो शी लाफ्ड, बोले ओह फाइनली। सो होना ही था। देखिए आप पंगे लेंगे तो रिपरकशंस तो होंगे, दैट्स फाइन। आई वाज, और ये तो बहुत ही छोटा रिपरकशन है, बड़े रिपरकशन भी हो सकते हैं, हो ही रहे हैं। चाहे खालिद सैफी हो, खालिद मोहम्मद हो, उमर खालिद हो, नॉट खालिद मोहम्मद, उमर खालिद, और उन जैसे बहुत सारे लोग, भीमा कोरेगांव वाले लोग, स्टैन स्वामी, कितने लोग हैं। सो एक अकाउंट सस्पेंड होना, रेस्ट्रिक्ट होना, बिग डील, डजंट मैटर एज लॉन्ग एज यू फील दैट यू आर फाइटिंग फॉर व्हाट इज जस्ट एंड राइट। जैसे आपने अभी नाम गिनवाए, और हम देखते हैं कि कोई लोग यंगस्टर्स भी अगर कुछ लिखते हैं सरकार के खिलाफ या कुछ बात उठाते हैं तो वो अरेस्ट भी कर दिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या आपके फैमिली में कभी आपकी वाइफ ने या किसी ने कभी आपको टोका? आपके पेरेंट्स ने, मेरे पेरेंट्स तो मुझे रोज टोक देते हैं कि कम बोलो कभी कभी, तो कभी कभी आपको क्या ऐसा टोका गया? कभी किसी ने डर आता है? हाँ, ऐसा नहीं है। देखिए डर तो सबको लगता है, ऐसा नहीं कि डर मुझे नहीं लगता। शौक थोड़ी है कि मुझे अरेस्ट किया जाए और फिर वहां मारा जाए, हाथ पैर तोड़े जाए, किसी को शौक नहीं है उसका। बट इफ दैट इज द इवेंचुअलिटी, इफ दैट इज द प्राइस यू हैव टू पे टू योर सोसाइटी, टू फाइट फॉर द वेलबीइंग ऑफ योर सोसाइटी, टू फाइट फॉर द फ्यूचर ऑफ योर चिल्ड्रन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि भाई जाएंगे तो क्या समाज छोड़ के जाएंगे आप? जो शिकायत मुझे रही पिछली जनरेशन से कि भाई आप क्या सोसाइटी दी आपने में, करप्ट पॉलिटिशियंस, हेल्थ केयर शून्य, सरकारी स्कूल शून्य। हम लोग तो पढ़ गए क्योंकि पब्लिक कॉलेजेस और सब में चले गए, बट बाकी क्या? सो वो शिकायत रही पिछली पीढ़ियों से। सो मैं नहीं चाहता कि भाई अगली पीढ़ियों को, मेरे बच्चों को मुझसे शिकायत हो। सो ठीक है, वाइफ को डर लगता है ऑब्वियसली। तो सीए के टाइम पर जब कूदा था तो उसने बोला भी था कि देखो सुनो, जा रहे हो बोलना मत। मैं भी तय कर गया था, ठीक है नहीं बोलूंगा, ओके। तो मैं पीछे खड़ा हुआ था एकदम। अब किसी ने पहचान लिया, फिर वो आगे ले आए, फिर माइक भी पकड़ा दिया, माइक आ गया। एक तो एक्टर हूँ देखिए, फिर लेखक भी हूँ, लिख भी लेता हूँ, तो और है आइडियलिज्म का कीड़ा है, क्या कर सकते हैं। फिर बोल दिया लेकिन अब बोल दिया तो बीवी को पता है, ठीक है बोले बिना रह नहीं पाएगा, बस का नहीं है, तो चाहे सोशल मीडिया हो कहीं हो। क्योंकि कितना आप मन में दबा के डर के, मतलब फिर डरे और मरे में कोई फर्क नहीं होता ना। बिल्कुल है ना, जय सलीम जावेद साहब, जो डर गया समझो मर गया। तो क्या करेंगे, ठीक है ना। अगर मरना तय ही है, क्योंकि आपको डर के जीना है, तो भी आप मरे हुए हो। बोलोगे तो भी मरोगे, तो बोल के ही मर लो यार। तो जब ये सारी जैसे कोई इशू उठता है या इतना विरोध दिखता है, क्योंकि ट्रोल दोनों तरफ के होते हैं, कभी आप एक साइड के लिए अच्छा बोले, दूसरी साइड ट्रोल करेगी, और जब ऐसे ब्लॉक होते तो कहीं ना कहीं
काम को लेकर क्या ऐसा आपको कभी फील हुआ कि आपको ऑफर्स आने कम हुए, चाहे वो प्रोग्राम्स हो, कहीं ना कहीं काम को लेकर इसमें काम अच्छा ही चल रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। जो इफेक्ट पड़ना था वो तो पड़ा ही है, दैट्स फाइन, दैट्स ओके। क्योंकि हर इंडस्ट्री में, चाहे हमारी हो चाहे कोई भी हो, हर विचारधारा के लोग होंगे, चाहे फिल्म मेकर्स हो, और पूरी आजादी है उन्हें, बिल्कुल ठीक है। अब मैं अगर बहुत बड़ा स्टार हूंगा तो फिर मेरे नाम से पैसे कमाने का मौका ही मिल रहा होगा सबको, तो फिर विचारधारा सब साइड में रख देंगे, साथ में काम करेंगे, हमको वो भी मालूम है। पर अगर इतना बड़ा स्टार नहीं हूं कि अवॉइड किया जा सकता है, तो जिनको मेरी विचारधारा पसंद नहीं है वो अवॉइड करेंगे, तो दैट्स फाइन, दैट्स फेयर, आई डोंट माइंड। वो डूइंग कि बीच में रुकवा दिया हो कुछ इस वजह से, ऐसा नहीं, देखिए सावधान इंडिया बंद हुआ, वो जो भी फियास्को कह लीजिए, इट वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज एक्चुअली। मैं 7-8 साल हो गए थे सावधान इंडिया कर रहा था, फिर मैं अपनी सिने एक्टर्स एसोसिएशन सेंटर का जनरल सेक्रेटरी भी था, तो सबको ऐसा लगने लगा था मैं बहुत ही बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, तो फिल्मों के ऑफर कम हो गए थे। तो जैसे ही सावधान से मैं निकला, उसके बाद वेब सीरीज के ऑफर शुरू हो गए, एंड आई हैव बीन क्वाइट बिजी। सो जो जिनके विचार मुझसे मिलते हैं वैसे लोग भी हैं बहुत सारे, तो काम तो मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं, वो टेंशन नहीं है, दैट्स फाइन। आप इतने ज्यादा जुड़े हुए हैं किसान आंदोलन से, और कहीं ना कहीं हमारे देश के यंगस्टर्स को एक भ्रम पैदा किया गया है कि वो जो 3 कानून आए हैं वो बिल्कुल ठीक है और किसान बिना बात पे बैठे हुए हैं। तो क्या आप youngsters को just in a layman's language, can you tell them what exactly the farmers are fighting for, because you've been there, you've lived with them, you've helped them, जो एक डाउट है यंगस्टर्स के माइंड में, जो वो समझ नहीं पा रहे हैं, आम जनता भी, अब उनको ये लगने लगे सिर्फ रास्ता रोक के बैठे हैं, they're not agreeing to listen to the government. So in layman's language, what exactly, can you please tell us about the farmers? आप बोलते हैं कि आप कहीं भी अपनी फसल बेच सकते हैं, ठीक है, वो आप पहले ही बेच सकते थे। फार्मर का अपना प्रोड्यूस है, नोबडी कैन स्टॉप यू एक्सेप्ट द स्टेट गवर्नमेंट्स। स्टेट गवर्नमेंट्स ने जो रेस्ट्रिक्शन लगाए हुए थे कि भैया आप बॉर्डर के इस तरफ आके नहीं बेचोगे, यहाँ नहीं बेचोगे, लेकिन अगर कोई खरीदार मेरे पास आ रहा है कि साहब मुझे आपके खेत की फसल खरीदनी है, nobody could have stopped that person. There was no such restriction ever. Now, but the point is when big corporates come in और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू हो जाती है, आज किसी एक बड़ी कंपनी ने आकर के मुझे कहा साहब आप मेरे लिए चावल उगाइए, ठीक है, और इतना चावल उगाइए, ये मैं आपको पैसे देता हूं। मेरी चावल की फसल अगर फेल हो गई फिर क्या होगा? जो कॉर्पोरेट आया है वो तो मुझसे पैसे वापस मांगेगा कि नहीं मांगेगा? बनता भी है, उसका हक बनता है। मेरी फसल ही फेल हो गई है, मैं कहां से पैसे दूंगा उसको? इंश्योरेंस क्लेम्स कितने रिजेक्ट हुए हैं हमें मालूम है अच्छी तरह से। पिछले 3 सालों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में ही कितने 90% क्लेम्स रिजेक्ट हुए हैं वो भी मालूम है हमको। नॉर्मल इंश्योरेंस भी आप लें तो ज्यादातर इंश्योरेंस कंपनी का काम ही होता है रिजेक्शन। दे आर नॉट देयर फॉर चैरिटी, दे बिजनेस हाउसेस। फिर क्या करेंगे वो? अपने पैसे लेने के लिए क्या मेरी जमीन की कुर्की नहीं करवाएगा? जो कि नॉर्मल प्रैक्टिस है। अगर मैंने बैंक से लोन लिया है, मैं लोन नहीं दे पा रहा हूं, तो उस लोन से जो सामान खरीदा है, मेरी जो प्रॉपर्टी है, बैंक वो ले लेता है। पहला डर ये। दूसरी बात, आज उसने कहा साहब मैं इतने में तेरी फसल खरीदूंगा, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ। कल वो आया, जो कि मंडियों में भी होता है, बोला नहीं तुम्हारे चावल की क्वालिटी वो तो नहीं होगी जो मुझे चाहिए थी, अब तो मैं इतने ही दूंगा। अब वो कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। वो कॉन्ट्रैक्ट दोनों की रजामंदी से टूट सकता है। ऐसा नहीं कि जो बोला गया कि किसान जब चाहे तोड़ सकता है, नहीं। दोनों पार्टीज का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो दोनों पार्टीज कहेंगी कि हम तोड़ते हैं तभी होगा। कॉन्ट्रैक्ट ऐसे ही टूटता है, वन साइडेड कभी नहीं टूटता है, वहां वो मरेगा। दूसरी बात, आपने बाहर बेचनी शुरू की इस चक्कर में कि भाई यहां टैक्स नहीं लगता है, मंडियां खत्म हो जाएंगी धीरे धीरे, एमएसपी गारंटीड नहीं है। आपने कहीं कहा ही नहीं है कि एमएसपी से नीचे कॉर्पोरेट आपसे खरीद नहीं सकता। ये जो किसान कह रहे हैं, आज कॉर्पोरेट आकर के कहेगा साहब चलिए मैं एमएसपी से आपको 100 रुपए ऊपर दूंगा, चावल का भाव 1800 है, मैं आपको 2100 देता हूं,
वेरी गुड जी, ये लो, आज 2100 में लो, अगले साल भी 2100 में लो, तब तक मंडी आपकी खत्म हो गई। अब मेरे पास एक ही प्लेयर बचा है सामने, जिसने अपनी मार्केट में अपनी मोनोपोली बना ली है। तीसरे साल जब वो आएगा और कहेगा नहीं भाई ऐसा है, इस साल जो है बिजनेस ठीक नहीं है, मैं तो 1200 ही दूंगा, फिर मैं कहां जाऊंगा? क्योंकि आपने एमएसपी की गारंटी तो दी ही नहीं है ना मुझे। कितना ऊपर जा सकता है प्राइस वो छोड़ दीजिए कॉर्पोरेट पे, चलिए, लेकिन मेरी जो लागत है फसल उगाने की, जो हर स्टेट में अलग अलग है, और हर स्टेट का एवरेज निकाल करके एमएसपी बनाई जाती है। क्योंकि कहीं पानी का लेवल जमीन से बहुत नीचे है तो आपको ज्यादा खर्चा करना पड़ता है पानी निकालने के लिए, कहीं लेवल बहुत पास में है, आप गंगा किनारे हैं, फसल आपके लिए सस्ती उगती है, इक्विपमेंट कहीं पर इक्विपमेंट पे टैक्स ज्यादा है, कहीं कम है, 50 चीजें हैं। तो हर स्टेट अपना एवरेज भेजता है, साहब चावल उगाने में इतना खर्चा आया होगा पर क्विंटल, फिर सेंटर जो है उसका एवरेज निकाल करके एमएसपी बनाता है। लेकिन अगर आप मंडियां खत्म कर देंगे या हर स्टेट में मंडी रेगुलेटेड नहीं होगी, अलग अलग भाव पर बिकेगी, जो बहुत सिंपल एग्जांपल है, बिहार में अलग दाम मिलता है चावल का बिकॉज मंडियां ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, हरियाणा में सबसे ज्यादा, हरियाणा पंजाब में सबसे ज्यादा मिलता है। तो लेटेस्ट स्कैम जो हुआ था चावल में, जो पकड़ा गया था कि उन्होंने 800 या कुछ रुपए में बिहार से खरीदा चावल ट्रेडर्स ने, और यहां ला करके हरियाणा पंजाब ला करके यहाँ उसको 1200 1100 1800 इस भाव में बेचा। मतलब जो उगाने वाला है बिहार में उसको तो लॉस में जा रहा है, और वही ट्रेडर वो खरीद करके बिना मेहनत के सिर्फ ट्रांसपोर्ट करके दूसरे बाजार में मंडी में बेच करके उसमें प्रॉफिट कमा रहा है। सो दीज आर वेरियस थिंग्स वेयर किसान, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसान अपने ही खेत में मजदूर बन जाए, दैट इज नॉट राइट। प्लस पब्लिक सिक्योरिटी, जो फूड सिक्योरिटी है वो खत्म हो जाएगी। जो रेशन जो सरकार खरीदती है मंडियों में, एक सर्टेन परसेंटेज होता है जो कि हम खरीदेंगे। सो लोगों को जो अनाज आज मिल पा रहा है लॉकडाउन के टाइम, जो बार बार ये बोल रहे हैं कि साहब हम हर परिवार को 2 महीने के लिए 5 किलो चावल या राशन देंगे, सरकार जो छाती ठोक के कह पा रही है, आपके अनाज के गोदाम जब खाली हो जाएंगे सरकार के, सारा अनाज कॉर्पोरेट्स के पास होगा, फूड सिक्योरिटी का क्या होगा? फिर रेट्स आपके सब ऊपर चले जाते जाएंगे, जैसा फोन कंपनियों के साथ किया, पहले फ्री में दिया आपको कनेक्शन और आज फिर सबसे महंगे रेट्स हैं, तो वही होगा। पहले आपको सस्ता खिलाएंगे, ये टिपिकल ये ड्रग्स वालों का फॉर्मूला है, पहली 2-3 डोज फ्री की देते हैं, फिर जब लत लग जाती है फिर जेब काटते हैं। इनफैक्ट आप साईनाथ, प्रोफेसर साईनाथ जी का पढ़ लीजिए इस पे एक्सप्लेनेशन। सो आई थिंक द बेस्ट एनालिसिस ऑफ दीज 3 लॉज इज बाय प्रोफेसर साईनाथ। Is there anything that you'd like to say to the youngsters, whether it's on social media या तो वो इस आंदोलन का या कोरोना वॉरियर्स हैं आपके साथ के साथ जुड़ना चाहते हैं, या ऑन द होल, क्योंकि आज का जो माहौल है और क्या चीज की जरूरत है, यू नो, टू मेक इंडिया द इंडिया दैट should be? डायलॉग। जो सरकार नहीं कर रही है और लोगों को भी नहीं करने दे रही है, पोलराइज कर दिया है, सिर्फ एक दूसरे को ट्रोल करते रहते हैं सोशल मीडिया पे बैठ करके, उससे बाहर निकलिए। Yes. अलग विचारधारा होना गलत बात नहीं है, लेकिन अपने ही घर में बैठे रहना और कुड़ते रहना और ये मान लेना कि सबसे बुरा वही है सामने वाला, और मैं भी ये मान के बैठ जाऊं सबसे सही मैं ही हूं और वही सबसे बुरा है, बाहर निकलिए, आपस में बात करिए। क्या दिक्कत है आपको? मुसलमानों के खिलाफ जो भड़काया गया है या गुस्सा दिलाया गया है, क्या दिक्कत है आपको? दाढ़ी से प्रॉब्लम है, टोपी से प्रॉब्लम है, कपड़ों से पहचान लिए जाते हैं, ये प्रॉब्लम है, हलाला होता है, ये 50 चीजें आपको जो बताई गई है। ये मैं सीए के टाइम भी गया था, मुसलमानों के पास ही गया था, बोला था उनको भी बोला था कि भाई अपने अपने खेमे में बैठ करके हमें लगता है बस हम ही सही है और सामने दूसरी तरफ सब बस कॉन्स्पिरेसी ही चल रही है। तो बाहर निकलिए और जितने कड़वे सवाल हैं पूछिए एक दूसरे से। सोशल मीडिया पर गाली देना बड़ा आसान होता है क्योंकि वहां आपकी शक्ल नहीं दिख रही है। सामने आइए ना, फेस टू फेस, चलो गाली देनी है गाली दो। किस बात पे गाली देना चाहते हो? मुद्दा क्या है? दिक्कत क्या है? तो बैठ करके एक दूसरे को समझेंगे नहीं, समझाएंगे नहीं, तो फिर वो ये बंदर बांट, बिल्लियां लड़ती रह जाएंगी, बंदर रोटी खाता जाएगा। So come out of your houses, come out of your camps, meet each other, talk to each other, ask the most bitter questions, ask them face to face.
and then maybe we'll have a better place. हमारे साथ आज सच्चाई पर चर्चा करने के लिए सुशांत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान रखिएगा, स्टे सेफ, घर के अंदर रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा जी, जब जी, तक जी। घर में रह सकते हैं। हाँ, ये भैया अभी घरों से बाहर मत निकलना, ये कोरोना के बाद। You're an ठीक है। inspiration to many youth of India, and everyone is, thank you for your service to the country with Team साथ, and जो आप किसानों की भी आवाज बने हैं और जो भी आवाज दब रही है उनकी आवाज बनने का काम कर रहे हैं, और आपको भगवान और शक्ति दे कि आप और ज्यादा जिनकी आवाज दब रही है उनकी आवाज बनने का काम करें, और यू कंटिन्यू डूइंग द गुड वर्क। एंड उम्मीद करती हूँ कि जल्द जैसे ही ये लॉकडाउन और कोरोना काल से हम बाहर आएंगे तो मैं आपका फेस टू फेस लाइव एक इंटरव्यू कर सकूं, जी, जिससे हमारे दर्शकों तक जुड़ सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए। थैंक यू सो मच राधिका, बहुत बहुत धन्यवाद, और आपकी पूरी टीम को, खासकर इस समय जो ग्राउंड पर काम कर रही है टीम, श्रीनिवास, उनके साथी, यूथ कांग्रेस के जितने लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वेरी 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 हैप्पी। तो उनको भी, और जितने कोरोना वॉरियर्स हैं बाकी सबको भी जिंदाबाद, लगे रहें।